Hello friends, welcome to my channel UPSC Study. Today we will see chapter number 5 from Indian Polity by M. Lakshmikant. Today's topic is Union and its Territory. हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 5 करेंगे और आज का टॉपिक है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। आर्टिकल 1 to 4 under part 1 of the constitution deal with the union and its territory. ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है और आर्टिकल नंबर 1 to 4 इसके अंदर आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम एक एक आर्टिकल देखेंगे और उसे समझेंगे। आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स rather than the फेडरेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बन रहा था तब वहां पे थोड़ा सा डिस्प्यूट क्रिएट हो गया था। कुछ लोग बोल रहे थे कि ट्रेडिशनल नेम होना चाहिए भारत कंट्री का और कुछ लोग बोल रहे थे कि मॉडर्न नेम होना चाहिए इंडिया का। तो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए हम लोगों ने दोनों को मिक्स करके अडॉप्ट कर लिया, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है, न कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहा गया है उसका डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दो एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक है, जो फेडरेशन ऑफ स्टेट है, ठीक है, तो इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स लाइक द अमेरिकन फेडरेशन। ठीक है, अमेरिका में जो स्टेट्स है ढेर सारे, उन्होंने एक साथ एग्रीमेंट करके एक कंट्री क्रिएट किया है। ठीक है, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरा, स्टेट्स हैव नो राइट टू सीड फ्रॉम द फेडरेशन। ठीक है, स्टेट्स के पास कोई राइट नहीं है कि वो यूनियन से अलग हो जाए। ठीक है, तो द फेडरेशन इज एन यूनियन बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल। ठीक है, इसे हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, द कंट्री इज एन इंटीग्रल होल एंड डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स ओनली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कंट्री जो है वो पूरा एक इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, उसको हमने डिफरेंट स्टेट्स में इसलिए बांटा है ताकि हमें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इजी हो जाए। ठीक है, तो ये आर्टिकल दो चीजों से डील करता है। फर्स्ट, नेम ऑफ द कंट्री, सेकेंड, टाइप ऑफ पॉलिटी। ठीक है, स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड फ्रॉम द यूनियन। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1, टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। ठीक है, और जो भी नाम है स्टेट का और यूटीज का वो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। ठीक है, तो आर्टिकल 1 के हिसाब से टेरिटरी को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, सेकेंड यूनियन टेरिटरीज, थर्ड टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट कभी भी एक्वायर कर सकता है जो भी टेरिटरीज है। ठीक है, और जो द नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट मेंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रेजेंट में 28 स्टेट्स है एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, आर्टिकल 2 क्या कहता है? इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। ठीक है, तो आर्टिकल 2 क्या कहता है कि हम किसी भी यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं यूनियन ऑफ इंडिया में। ठीक है, जब हमें ठीक लगता हो। ठीक है, हम लोग बातचीत करके यहाँ पे नया स्टेट क्रिएट कर सकते हैं जो कि इंडिया में शामिल कर सकते हैं उस टेरिटरी को। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 2 जो है वो पार्लियामेंट को क्या पावर, दिस आर्टिकल रिलेट्स टू द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो आर्टिकल है ये नए स्टेट को बनाने के लिए जो कि पहले यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है उसे शामिल करने के लिए आर्टिकल 2 है। ठीक है, आर्टिकल 3 जो है वो फॉर्मेशन और चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 2 जो है वो एक नया स्टेट बनाने की बात करता है जो कि पहले इंडिया का पार्ट नहीं था। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 3 जो है जो इंडिया का पार्ट है स्टेट, उसे चेंज करने को, उसका जो टेरिटोरियल स्टेट है उसे चेंज करने के लिए या फिर नेम चेंज करने के लिए वो डील करता है आर्टिकल 3। ठीक है, तो आर्टिकल 2 जो
ऑलरेडी प्रेजेंट है यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर स्टेट, उससे डील नहीं करता है, वो आर्टिकल 3 करता है। आर्टिकल 2 डील करता है कि हम एक नया स्टेट जो है उसको हम शामिल कर सकते हैं इंडिया में, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट को दो पावर देता है, क्या देता है, द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स एंड बी द पावर टू एस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट, ठीक है। या तो इंक्लूड कर लो या तो एस्टेब्लिश कर लो न्यू स्टेट, ठीक है। तो अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल 3, it authorizes the parliament to form a new state by separation of territory from any state by uniting two or more state or parts of state or by uniting any territory to a part of any state, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, आर्टिकल 3 जो है वो डील करता है जो कि ऑलरेडी इंडिया का पार्ट है, उसके टेरिटोरियल एक्सटेंट से वो डील करता है, ठीक है। तो इसमें जो ऑलरेडी प्रेजेंट स्टेट है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि न्यू स्टेट बना सकते हैं, ठीक है, किसी स्टेट से निकाल के उस एरिया को, ठीक है, या फिर दो स्टेट को मिला के, या फिर दो स्टेट के पार्ट्स को मिला के, ठीक है, या फिर कुछ टेरिटरी के अलग अलग स्टेट के टेरिटरी को मिला के हम एक नया स्टेट बना सकते हैं, ठीक है। या फिर और क्या देता है, ऑथराइजेस करता है, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, ठीक है। या तो हम किसी स्टेट के एरिया को इंक्रीज कर सकते हैं, या तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं, या तो अल्टर कर सकते हैं बाउंड्री को, ठीक है, या तो नेम को भी चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब हमें कौन देता है, राइट, ये आर्टिकल 3 देता है, ठीक है। पार्लियामेंट ये कैसे करती है, चलिए अब वो देखते हैं। तो प्रोसीजर क्या इस बिल को पहले क्या करना पड़ेगा, जो स्टेट है उन्हें भेजना पड़ेगा, जिस कंसर्न स्टेट से है। सपोज हम यूपी के टेरिटरी को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम यूपी की स्टेट को और उत्तराखंड में मिलाना चाहते हैं, ठीक है, तो उत्तराखंड और यूपी दोनों को हम भेजेंगे कि आप स्पेसिफाई पीरियड में अपने व्यूज बताइए, ठीक है, जो कि बाइंडिंग इन नेचर नहीं है, ठीक है। और इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन होना चाहिए, ठीक है। दो चीज होना चाहिए, पहला प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, दूसरा जिस स्टेट्स को कर रहे हैं उन्हें इस बात की इतला दे देनी चाहिए कि हम ये चेंज करने वाले हैं, आपका इस पे जो भी व्यू है आप प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, वो भी स्पेसिफाइड पीरियड में। लेकिन जो उनका सजेशन है या फिर वो जो भी कहेंगे वो जरूरी नहीं कि बाइंडिंग हो, ठीक है। आप अगर प्रेसिडेंट चाहेंगे तो करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद बिल जो है उसको हम सिंपल मेजोरिटी से पास करा देंगे, ठीक है, तो चेंज हो जाएगा। जैसे कि अभी रिसेंटली इलाहाबाद का नेम चेंज हुआ प्रयागराज से, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, पहले यूपी के भेजा होगा यूपी में, ठीक है, यूपी के सीएम को, फिर उनके लेजिस्लेचर ने कुछ रिकमेंड किया होगा, अब वो प्रेसिडेंट के ऊपर उन्होंने माना कि नहीं माना, ठीक है। उसके बाद उन्होंने फिर प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन मिला होगा, उसके बाद फिर किसी भी हाउस में हम इसको इंट्रोड्यूस करके सिंपल मेजोरिटी से बिल पास करा सकते हैं, ठीक है। फॉर यूटीज, अगर हमें यूटी का चेंज करना है, ठीक है, नेम, तो या फिर एरिया कुछ भी, अगर हमें यूटी का चेंज करना है तो हमें वहां के लेजिस्लेचर से पूछना नहीं पड़ेगा, ठीक है। पार्लियामेंट खुद सक्षम है कि वो कोई भी एक्शन ले सके जो कि ठीक हो उस समय, ठीक है। आर्टिकल 4 क्या कहता है, लॉज मेड फॉर द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, दैट इज आर्टिकल 2, and formation of new states and alteration of areas, boundary or names of existing states, that is article 3, are not to be considered as amendments of the constitution under article 368, ठीक है। अगर हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं, ठीक है, तो हमें उसके लिए आर्टिकल 368 में जो प्रोसीजर दिया गया है वो फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई प्रोविजन है जो कि आर्टिकल 2 और 3 से डील कर रहा है, उसे हम सिंपल मेजोरिटी से सिर्फ पास कर सकते हैं, ठीक है। हमें स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी जो कि आर्टिकल 368 के अंदर दिया गया है, ठीक है, हमें उसकी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इसलिए इंडिया को यह भी कहा जाता है एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, ठीक है। इसीलिए हम लोग स्टेट को तो अलग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यूनियन को नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए क्या कहा जाता है इंडिया को, इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक पॉइंट रह गया कि हम अगर कोई भी प्रोविजन आर्टिकल 2-3 से डील करता है तो उसको हम सिंपल मेजोरिटी से पास करा सकते हैं, ठीक है, हमें उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं पड़ती है।
ठीक है, लेकिन क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी एरिया के स्टेट को रिड्यूस कर दे, ठीक है, जो कि अंडर आर्टिकल 3 में, ठीक है, क्या उसके पास पावर है कि वो किसी इंडियन टेरिटरी को किसी फॉरेन टेरिटरी को दे दे, फॉरेन कंट्री को दे दे मतलब, ठीक है। तो ये एक केस हुआ था 1960 में जिसको बोलते हैं बेरुबारी केस, जो कि वेस्ट बंगाल का था, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नो सेशन ऑफ टेरिटरी कुड बी मेड विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू गिव इफेक्ट टू एन एग्रीमेंट विद द पाकिस्तान फॉर ट्रांसफर ऑफ पार्ट ऑफ बेरुबारी टेरिटरी। द 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टुक प्लेस इन द ईयर ऑफ 1960, ठीक है। तो इस टाइम पे जब बांग्लादेश को हमें, उस टाइम पे पाकिस्तान हुआ करता था वो, तो हमें जब बेरुबारी का केस हुआ था जो कि वेस्ट बंगाल में है उससे देना था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि अगर हम कोई एरिया रिड्यूस करके किसी फॉरेन कंट्री को दे रहे हैं, ठीक है, अपनी टेरिटरी जो अभी है वो अगर हम किसी फॉरेन कंट्री को दे रहे हैं तो हमें उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1960 बेरुबारी केस में हमने 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवाया था। उसके बाद हमने वो जो जमीन थी वो हमने पाकिस्तान को दी थी, ठीक है। तो अब देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ स्टेट। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस दो यूनिट थे, ठीक है। एक ब्रिटिश प्रोविंसेस था जो कि डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आता था, ठीक है, और दूसरा प्रिंसली स्टेट था, ठीक है, जो कि पैरामाउंटेंसी के अंदर आता था, ठीक है। तो जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट क्रिएट किया गया तो उस समय पे दो इंडिपेंडेंट कंट्री बनाई गई, ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान। और प्रिंसली स्टेट को चॉइस दिया गया या तो आप इंडिया ज्वाइन कर लीजिए या फिर पाकिस्तान, या फिर रिमेन इंडिपेंडेंट, या फिर इंडिपेंडेंट रहिए, ठीक है। तो उस टाइम पे 552 प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, तो 549 ने इंडिया ज्वाइन कर लिया और 3 ने रिफ्यूज कर लिया, ठीक है। वो कौन कौन से थे? हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर, ठीक है। लेकिन फिर धीरे धीरे जब टाइम आया तब हैदराबाद को हमने पुलिस एक्शन से इंक्लूड कर लिया, जूनागढ़ को रिफरेंडम करवाया वहां पे, और कश्मीर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से हमने कश्मीर को भी इंडिया का पार्ट बना लिया, ठीक है। तो 1950 में 4 क्लासिफिकेशन हुआ करते थे स्टेट्स के, ठीक है, यानी स्टेट को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी, ठीक है। तो पार्ट ए में टोटल 9 स्टेट्स आते थे, ठीक है। क्या थे वो? असम, बिहार, बॉम्बे, एमपी यानी मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंसेस एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है, जो कि ब्रिटिश इंडिया का प्रोविंसेस था, गवर्नर प्रोविंसेस। पार्ट बी में क्या था? इसमें प्रिंसली स्टेट्स थे जो कि लेजिस्लेचर के साथ थे, ठीक है। इसमें भी 9 आते थे, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, ईस्ट पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, ट्रावनकोर, कोचीन, विंध्या प्रदेश, ठीक है। पार्ट सी में 10 अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुछ बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। और पार्ट डी में सिर्फ अंडमान निकोबार था, ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड था, ठीक है। तो हमें ये याद करने की जरूरत नहीं है, हमें बस इसको पढ़ लेना है, ठीक है। तो 1950 में 4 क्लासिफिकेशन थे, उसमें हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है। उसके बाद जब ये सब हो गया तो उसके बाद डिमांड उठा कि हमें अलग अलग रीजन में डिमांड उठा कि हमें स्टेट जो है अपने लिंग्विस्टिक बेसिस पे चाहिए, ठीक है, यानी लैंग्वेज के बेसिस पे हमें स्टेट चाहिए, ठीक है। और ये ज्यादातर साउथ इंडिया से डिमांड आ रहा था, ठीक है। तो इस प्रेशर में जून 1948 में गवर्नमेंट में लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन बनाया, ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एस.के. धर, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं? धर कमीशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो दिसंबर 1948 में इसने रिपोर्ट सबमिट की, ठीक है, जून 1948 में बनाया और दिसंबर 1948 में इन्होंने सबमिट किया। और इन्होंने क्या रिकमेंड किया? रिकमेंडेड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रेदर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर। तो इन्होंने बोला कि हमें जो स्टेट है वो किससे रीऑर्गेनाइज करना चाहिए? ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ना कि लिंग्विस्टिक फैक्टर से बनाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे ये रिपोर्ट आई वैसे ही फिर और एजिटेशन बढ़ गया, तो फिर एक उसी टाइम पे दिसंबर 1948 में दूसरा कमीशन सेटअप किया गया जो कि जेवीपी का था। जेवीपी मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पी से पत्ता भाई सितरमैया, ठीक है। तो ये कब क्रिएट किया गया? 1948 में, ठीक है, दिसंबर 1948 में। इन्होंने रिपोर्ट दिया अप्रैल 1949 में, ठीक है। तो इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया
इन्होंने कहा कि हमें लैंग्वेज को रिजेक्ट करना चाहिए, ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज ही रीऑर्गेनाइजेशन का बेसिस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद अक्टूबर 1953 में जो मद्रास स्टेट से अलग करके आंध्र स्टेट बनाया गया, ठीक है। ये क्यों बनाया गया? क्योंकि पोट्टी सीरामल्लू पोट्टी सीरामुल्लू जो कि कांग्रेस पर्सन थे, ठीक है, उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। उन्होंने 56 डे का हंगर स्ट्राइक किया था, तो उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए गवर्नमेंट को फोर्सफुली एक लैंग्वेज बेस्ड स्टेट बनाना पड़ा, आंध्र प्रदेश फ्रॉम द मद्रास स्टेट, ठीक है। तो इसके बाद फैजल अली कमीशन 1953 में सेटअप किया गया, ठीक है, और इनके साथ दो लोग और थे, के एम पनिकर एंड एच एन कुंजरू, ठीक है, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी सितंबर 1955, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, बट इट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज इन वन स्टेट, मतलब पर लैंग्वेज पर स्टेट नहीं बन सकता है, ठीक है। उन्होंने बोला इट वॉज व्यू दैट द यूनिटी ऑफ इंडिया शुड बी रिगार्डेड एज द प्राइमरी कंसिडरेशन, ठीक है। उन्होंने बोला जो यूनिटी ऑफ इंडिया है वो प्राइमरी कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है, किसी भी पॉलिटिकल यूनिट को बनाने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने 4 मेजर फैक्टर आइडेंटिफाई किए थे, जो कि हैं प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है, हमें यूनिटी और सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री को बचाना है, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजिनिटी होनी चाहिए, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन भी लेना चाहिए, और प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज द नेशन एज अ होल, ठीक है। तो हमें प्लानिंग प्रमोशन सभी के वेलफेयर के लिए करना है, स्टेट के लिए भी, नेशन के लिए भी, पीपल के लिए भी, ठीक है। तो इन्होंने क्या रिकमेंड किया? इन्होंने कहा कि हमें 4 क्लासिफिकेशन को एबॉलिश करना चाहिए और 16 स्टेट और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज बनाना चाहिए, ठीक है। सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज क्या हो गया? यूनियन टेरिटरी बनानी चाहिए, ठीक है। तो ये रिपोर्ट उन्होंने फैजल अली कमीशन की एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, और उन्होंने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया 1956 में, और 7th अमेंडमेंट एक्ट किया, ठीक है। जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ उसमें 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाया, ठीक है, कब? 1 नवंबर 1956 में। तो स्टेट कौन कौन से थे? असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, JNK, मैसूर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरला। और यूनियन टेरिटरीज अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, एडमिनी आइलैंड, मणिपुर एंड त्रिपुरा, ठीक है। 14 स्टेट एंड 6 यूटीज क्रिएट किए गए। उसके बाद फिर और भी स्टेट्स बने चेंज करके, ठीक है। जैसे 1953 में आंध्र प्रदेश, जो कि मद्रास से निकाल के बनाया गया, ठीक है। उसके बाद 1960 में गुजरात को सेपरेट किया गया बॉम्बे से, जो कि 15 स्टेट बना। 1963 में नागालैंड को सेपरेट किया गया असम से, वो 16th स्टेट बना। 66 में हरियाणा को सेपरेट किया गया पंजाब से, ठीक है। फिर 71 में हिमाचल प्रदेश को कन्वर्ट कर दिया गया स्टेट में, जो कि पहले यूटी हुआ करता था, ठीक है। फिर 1972 में मणिपुर कन्वर्टेड टू द स्टेट फ्रॉम यूटी। 72 में त्रिपुरा कन्वर्टेड द स्टेट फ्रॉम द यूटी, ठीक है। मणिपुर और त्रिपुरा दोनों को स्टेट बना दिया गया यूनियन टेरिटरी से। फिर मेघालय को भी स्टेट बना दिया गया, सब स्टेट इन असम से चेंज करके, ठीक है। जो स्टेट असम था उसको सब स्टेट था, उसको चेंज करके एक कंप्लीट अलग स्टेट बना दिया गया। 75 में सिक्किम फ्रॉम बीइंग अ प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया बिकेम अ फुल स्टेट, ठीक है। मिजोरम 87 में मिजोरम को बनाया गया स्टेट फ्रॉम यूटी, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश कन्वर्टेड टू द स्टेट फ्रॉम यूटी। गोवा को कन्वर्ट किया गया स्टेट से यूटी 1987 में। 2000 में छत्तीसगढ़ को और उत्तराखंड को बनाया गया, और झारखंड। और 16 में 2014 में तेलंगाना को बनाया गया, जो कि 29th स्टेट बना, ठीक है। अब नेक्स्ट ये यहाँ पे अलग फिर से लिखा हुआ है कौन से एक्ट के थ्रू बनाया गया, ठीक है। बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से फॉर्मेशन ऑफ गुजरात हुआ। स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट से नागालैंड सेपरेटेड स्टेट फ्रॉम असम से, ठीक है। तो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966, न्यू स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट 1970, नॉर्थ ईस्टर्न रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971, न्यू स्टेट ऑफ सिक्किम एक्ट 1975, स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एक्ट, इस समय में मिजोरम बना और अरुणाचल प्रदेश भी बना। स्टेट ऑफ गोवा एक्ट,
ठीक है। फिर से रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड, बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, फॉर्मेशन ऑफ द झारखंड। आंध्र प्रदेश 2014 में किया गया, जो कि लेटेस्ट बना था तेलंगाना। तो अभी क्या किया गया है, जम्मू कश्मीर जो था वो पहले स्टेट हुआ करता था, तो आर्टिकल 370 हटा के अभी हम लोगों ने JNK को यूनियन टेरिटरी बना दिया है, लद्दाख को भी यूटी बना दिया है, ठीक है। तो प्रेजेंटली इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। चलिए एक बार उसको भी एक नजर डाल लेते हैं उस पर भी। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। अब देख लेते हैं टोटल 8 यूटीज कौन कौन सी है, एक नजर डाल लेते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, जो कि अभी रिसेंटली बनाया गया है, कंबाइन किया गया है। द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख का लेह, ठीक है, लक्षद्वीप एंड पुदुचेरी, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर का एक बार कैपिटल क्या है, श्रीनगर है, जो कि समर का है, और विंटर का है जम्मू, ठीक है। ये टोटल 8 यूटीज हैं जो कैपिटल के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। थैंक यू। तो आज का टॉपिक हमारा ये भी खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 को डील करेंगे, जो कि डील करता है सिटीजनशिप से, ठीक है, जो कि पार्ट 2 है। उसमें आर्टिकल 5 to 11 आता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे पार्ट 2। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।